नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की तह में उतर रहे हैं जो सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर सकती है। ये कहानी है कनकपुर गांव की। सुना है कि वहां एक अधूरी आत्मा का श्राप था। जी, कनकपुर। और ये अधूरी आत्मा वाली बात काफी डरावनी लगती है। हाँ, और देखिए, इस कहानी का जो आधार है वो हमें मिला YouTube चैनल स्कैरी पंपकिन के एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से। अच्छा, स्कैरी पंपकिन। हाँ, सुना है मैंने इस चैनल के बारे में। शीर्षक था अधूरी आत्मा हॉरर स्टोरी। एनिमेटेड कहानी थी ये। जी, एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज बनाते हैं वो लोग। तो आज हम उसी के मुख्य बिंदुओं को और उसके पीछे क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ कहानी नहीं। हम देखना चाहते हैं कि स्रोत में क्या बताया गया है। मतलब ये श्राप क्या था, कैसे शुरू हुआ, हाँ, कहाँ से आई ये बात। और फिर इसका समाधान कैसे निकला। क्या वाकई कोई समाधान था? सही। इन सब पहलुओं को थोड़ा खंगालेंगे। और ये भी कि भाई, ये कहानी डर, बदले की भावना या फिर समाज के दबावों के बारे में क्या कहती है। जी, स्रोत के हिसाब से। हाँ, जैसा स्रोत में बताया गया, पूरी तरह से स्रोत पर आधारित। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का आगाज होता है एक बेहद तनावपूर्ण माहौल में। हाँ। राघव नाम का एक पात्र है, हाँ। जो धीमी डरी हुई आवाज में अपने दोस्त सुनील की मौत की कहानी सुना रहा है। और माहौल ऐसा बनाया है स्रोत ने, लालटेन की मध्यम रोशनी, ठंडी हवा और एक चुभने वाली खामोशी। बिल्कुल, वो माहौल ही कहानी का आधा डर पैदा कर देता है। बिल्कुल। तो राघव बताता है कि 2 साल पहले रात के करीब 2:30 बजे 2:30 बजे रात के। सुनील का फोन आया था। आवाज एकदम कांप रही थी और वो कह रहा था, राघव भाई बचा लो, वो फिर आ गई है। बाप रे। खिड़की पर शादी का जोड़ा पहने, खून से भरी मांग। ये शब्द सुनते ही डर लग जाता है। जाहिर है, ये तो बहुत ही भयानक कॉल रही होगी। हाँ, तो राघव और उसका दोस्त जितिन वो फौरन सुनील के घर भागे। दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से बंद था, ठीक है। लेकिन अंदर से आवाजें आ रही थीं, जैसे फर्नीचर गिर रहा हो, टूट रहा हो। और फिर खिड़की पर खून का धब्बा दिखा। बस उनका शक यकीन में बदल गया। उन्होंने दरवाजा तोड़ा। और अंदर का नजारा स्रोत के हिसाब से वो दहला देने वाला था। हाँ, क्या देखा उन्होंने? सुनील छत से उल्टा लटका हुआ था। क्या? हाँ, उल्टा। और उसकी गर्दन पर शादी के लाल जोड़े का दुपट्टा कस के बंधा था। हे भगवान! ये कोई आम मौत नहीं थी, ये एक तरह का संदेश था शायद। और भी कुछ था? हाँ, दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। खून से? खून से। ये एक धमकी थी, आने वाले खतरे का निशान। उफ, पुलिस आई होगी फिर तो। जी बिल्कुल, पुलिस जांच हुई, लेकिन स्रोत कहता है कि आत्महत्या का कोई सबूत नहीं मिला। कोई सबूत नहीं? मतलब कुछ नहीं। तो फिर? यहीं से कहानी तर्क से हटकर अलौकिक भय की तरफ मुड़ जाती है। हाँ। गांव वालों का शक गहरा गया। रेखा नाम की एक लड़की थी, उसकी अधूरी आत्मा पर। रेखा, ये नाम अब कहानी में आता है, अधूरी आत्मा। मतलब? स्रोत के अनुसार अधूरी आत्मा का मतलब है एक ऐसी रूह जिसकी कोई बहुत प्रबल इच्छा, जैसे शादी करने की इच्छा, वो जिंदगी में पूरी नहीं हो सकी। अच्छा। और इसीलिए वो भटक रही है, बदला लेने के लिए शायद। और ये डर खासकर तब बढ़ जाता जब गांव में किसी की शादी तय होती। ओह, तो ये सिर्फ सुनील की मौत का मामला नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी बताती है कि पिछले 3 सालों में, मतलब सुनील से भी पहले 3 और लड़के। 3 और? हाँ, 3 दूल्हे, वो भी रहस्यमयी तरीके से मारे गए थे, शादी से ठीक पहले। कैसे? मतलब एक ही तरीके से? नहीं, तरीका अलग अलग था, पर एक बात सब में कॉमन थी। क्या? मरने से ठीक पहले उन सब ने लाल जोड़े वाली एक औरत को देखा था। बाप रे, तो ये एक पैटर्न था। बिल्कुल, स्रोत इसे एक पैटर्न की तरह दिखाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोचा समझा कहर था। गांव में तो खौफ फैल गया होगा। बहुत ज्यादा। लोग रेखा का नाम लेने से भी डरते थे, कतराते थे। अच्छा, तो ये रेखा कौन थी? मतलब पूरी कहानी क्या थी इसकी? इस श्राप की जड़ क्या थी? हाँ, वही। कहानी में एक बुजुर्ग पात्र हैं, रघुनाथ काका। रघुनाथ का। उनके जरिए हमें रेखा की पूरी कहानी पता चलती है। स्रोत के अनुसार 3 साल पहले की बात है। रेखा गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। अच्छा। उसकी शादी तय हुई थी शहर के एक लड़के से। अच्छा। अभिषेक नाम था उसका। ठीक है। सब ठीक चल रहा था, लेकिन शादी की सुबह
ऐन शादी वाले दिन बारात नहीं आई। क्या? बारात नहीं आई? क्यों? बारात की जगह एक संदेश आया, छोटा सा। लिखा था, हम ये शादी नहीं कर सकते। बस? वजह? वजह दहेज। उन्हें कहीं और से ज्यादा दहेज मिल रहा था। ओह, कितना कितना बुरा हुआ होगा उसके साथ। जरा सोचिए उस लड़की की हालत। स्रोत बताता है कि वो दुल्हन बनी हुई मंडप में अकेली बैठी रह गई घंटों तक। उफ। बारात नहीं आई। और उसके बाद तो गांव वालों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। समाज का दबाव। हाँ, ताने मारे गए, अपशगुनी, कलमुही, क्या क्या नहीं कहा गया। लड़के मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग गंदी नजर से देखते थे, औरतें ताने मारती थीं। ये कहानी का वो पहलू है जो सिर्फ भूत प्रेत के डर से आगे जाता है। ये सामाजिक क्रूरता को दिखाता है। बिल्कुल। और परिवार का क्या हुआ? परिवार का सहारा भी नहीं रहा। स्रोत के मुताबिक पिता शराबी बन गए, माँ सदमे से बीमार पड़ गई, और भाई गांव छोड़कर चला गया, फिर कभी वापस नहीं आया। रेखा एकदम अकेली पड़ गई। बिल्कुल अकेली। ये अकेलापन, ये तिरस्कार, इसी ने शायद उसके अंदर वो गुस्सा और निराशा भर दी। और फिर उसने क्या किया? फिर एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, उसने वही लाल शादी का जोड़ा पहना। वही जोड़ा? हाँ। सिंदूर लगाया, आईने में खुद को देखा और फुसफुसाई, जिस दिन मैं दुल्हन बनी उसी दिन मेरी जिंदगी खत्म कर दी गई। अब मैं किसी और को भी दूल्हा बनने नहीं दूंगी। ये जैसे उसके बदले की घोषणा थी। और फिर उसने जहर खा लिया, जान दे दी। हे भगवान! लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो एक भयानक शुरुआत थी। शुरुआत? मतलब श्रोती बताता है कि रेखा की मौत के बाद उसके परिवार का भी बहुत बुरा अंत हुआ। कैसे? माँ कुएं में गिरकर मर गई, पिता को खेत में ही हार्ट अटैक आ गया, वो वहीं मर गए, और भाई तो लापता ही था। पूरा परिवार खत्म हो गया। हाँ, और वो लड़का अभिषेक जिसने शादी तोड़ी थी, हाँ, उसका क्या हुआ? उसका भी अंत बहुत बुरा हुआ। उसकी जो नई पत्नी थी वो छत से गिरकर मर गई। क्या? उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, और खुद अभिषेक जब वो गांव लौट रहा था तो रास्ते में लापता हो गया। लापता? मिला फिर? मिला। उसकी लाश नदी किनारे मिली, गले पर कसकर कुछ बांधने के निशान थे। ओहो, तो ये सब रेखा का बदला था। रघुनाथ काका का तो यही निष्कर्ष था। जैसा स्रोत में बताया गया है कि ये सब रेखा का बदला है। वो हर दूल्हे को वही दर्द दे रही है, वही सजा दे रही है जो उसे मिली थी। एक तरह का अलौकिक न्याय कह सकते हैं। स्रोत इसे इसी तरह पेश करता है, एक ऐसी शक्ति जो इंसानी कानून से परे जाकर अपना हिसाब बराबर कर रही है। सुनील की मौत के बाद तो गांव में बिल्कुल सन्नाटा छा गया होगा। हाँ, 2 साल तक गांव में कोई शादी नहीं हुई। कोई शादी नहीं? बिल्कुल। डर इतना गहरा बैठ गया था कि लोग अपनी बेटियों की शादी करने से भी कतराने लगे थे। समझ सकती हूँ। एक आत्मा का डर पूरे समुदाय के जीवन को कैसे रोक सकता है? सही कहा। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है ना? जी, गांव के चौधरी थे हरिनाथ। हाँ? उन्होंने अपनी बेटी रिया की शादी तय कर दी। ओह, इस माहौल में? हाँ, लड़का था अर्जुन, पास के कस्बे का इंजीनियर, पढ़ा लिखा है। और वो इन बातों को नहीं मानता होगा। बिल्कुल, वो इसे अंधविश्वास मानता था। यहीं पर कहानी में वो टकराव आता है, तर्क बनाम अंधविश्वास। गांव वालों ने रोका नहीं? रोका। राघव, रघुनाथ काका, पंडित कैलाश, सबने हरिनाथ को समझाने की कोशिश की, पर अर्जुन और उसके परिवार ने इसे बकवास कहकर टाल दिया। अर्जुन ने क्या कहा? उसने कहा, मैं रिया से शादी करूंगा, किसी भी कीमत पर। स्रोत उसे ऐसे दिखाता है जैसे वो इस डर को चुनौती दे रहा हो। हिम्मत वाला था या बेवकूफ, कहना मुश्किल है। हाँ, ये तो देखने वाला था। तो फिर शादी की तैयारी शुरू हुई। हाँ? लेकिन शादी से एक शाम पहले क्या हुआ? अर्जुन रिया के घर शादी का जोड़ा देने निकला। शाम का वक्त था। स्रोत बताता है कि उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अजीब बात थी। अच्छा। तो पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में उसे लगा कोई पीछे है, फुसफुसाहट सुनी। डर का माहौल बन रहा है। हाँ, फिर एक लाल चुनरी उड़कर आई और पेड़ पर अटक गई। ये छोटी छोटी चीजें जैसे कोई इशारा कर रही हों। और फिर उसने देखा उसे। हाँ, पुरान पीपल के पीछे उसने उसे देखा, रेखा को। लाल शादी के जोड़े में एक औरत, चेहरे पे घूंघट और पैर जमीन से ऊपर हवा में तैर रहे थे। बाप रे। स्रोत इस दृश्य को बहुत डरावना बनाता है। फिर उस औरत ने घूंघट हटाया। कैसा दिखता था चेहरा? आधा चेहरा जला हुआ, आंखों की जगह खून के गड्ढे। हे भगवान। और उसने कहा, कल तू मंडप तक नहीं पहुंचेगा। धमकी? सीधी धमकी। अर्जुन भागा, जान बचाकर भागा। पीछे से ठक ठक की आवाज आ रही थी, और अचानक उसकी गर्दन पर एक लाल दुपट्टा कस गया। क्या? वहीं पे? हाँ, वो कैसे छूटा, कैसे घर पहुंचा, वो खुद नहीं जानता था। डरा हुआ, पसीने से भीगा हुआ। किसी को बताया उसने? नहीं।
स्रोत कहता है उसने आईने में गर्दन पर दुपट्टे के गहरे लाल निशान देखे, साफ निशान थे। फिर भी नहीं बताया क्यों? शायद मजाक उड़ने के डर से कि लोग कहेंगे पढ़ा लिखा होकर भूतों पर यकीन कर रहा है। हाँ, ये सामाजिक दबाव डर से भी बड़ा हो जाता है कभी कभी। बिल्कुल, उसका विश्वास तो टूट चुका था पर वो जाहिर नहीं कर पाया। तो शादी का दिन आ गया, माहौल कैसा था? बहुत भारी। स्रोत बताता है कि लोग खुश दिखने की कोशिश तो कर रहे थे पर अंदर से सब डरे हुए थे। अर्जुन कैसा था? उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, माथे पर पसीना। जाहिर है वो रात वाली घटना उसके दिमाग में घूम रही होगी। पंडित जी क्या कह रहे थे? पंडित कैलाश को भी हवा में भारीपन महसूस हो रहा था। मंत्र पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। राघव समझ गया था कि अगर आत्मा लौट आई है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। और फिर शाम हुई, मंडप सजा। हाँ, शाम ढली, मंडप में रस्में शुरू हुई और तभी क्या हुआ? अचानक तेज ठंडी हवा चली। हवनकुंड की आग कांपने लगी, फूल उड़ने लगे और सारी लाइटें बुझ गईं एकदम से। पूरा मंडप अंधेरे में डूब गया। अंधेरा? और फिर? औरतों की चीखें, बच्चों का रोना और इन सब के बीच एक तेज डरावनी हंसी। हंसी? किसकी? कौन हो सकती है? हंसी गूंजी, फिर से एक नया दूल्हा। रेखा? अंधेरे में मंडप के पीछे लाल जोड़े की चमक दिखी और फिर वो सामने आ गई, रेखा की आत्मा। कैसी दिख रही थी? वही भयानक रूप, जला हुआ चेहरा, खून से भरी मांग, बिखरे बाल। अर्जुन के ठीक सामने खड़ी हो गई। और उसने क्या कहा? उसने कहा था ना, कोई दूल्हा नहीं बनेगा। और अर्जुन? अगले ही पल अर्जुन की गर्दन पर वो लाल दुपट्टा फिर कसा और वो मंडप से गायब हो गया। गायब? सबके सामने से? हाँ, अंधेरे और खलबली का फायदा उठाकर कहें या सचमुच अलौकिक शक्ति से वो गायब हो गया। ये कहानी का क्लाइमैक्स था, जहां आत्मा ने अपनी ताकत दिखा दी। हाँ, सारे तर्कों को, सारे अविश्वास को जैसे ध्वस्त कर दिया। और अर्जुन मिला फिर? अगली सुबह गांव के तालाब में उसकी लाश तैरती हुई मिली। तालाब में? चेहरा पीला, आंखें खुली हुई, फटी हुई, गले पर दुपट्टे के गहरे निशान। और सीने पर? हाँ, सीने पर खून से फिर वही लिखा था, मैं वापस आऊंगी। फिर से वही संदेश। मतलब श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल। स्रोत ने इस पैटर्न को दोहराकर यही दिखाया कि खतरा टला नहीं है। गांव में तो अब मातम ही मातम छा गया होगा। हाँ, चौधरी हरिनाथ तो बिल्कुल टूट गए। उन्होंने कहा अब इस गांव में कोई शादी नहीं होगी। उम्मीद ही खत्म हो गई। ऐसा ही लग रहा था। लेकिन राघव, जितिन और पंडित कैलाश, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तांत्रिक को ढूंढा, शिवा नाम का। तांत्रिक? अच्छा। स्रोत उसका हुलिया काफी विस्तार से बताता है। काली वेशभूषा, जटाजूट, गले में अस्थियों की माला, लाल आंखें। मतलब देखने में ही रहस्यमयी और शक्तिशाली लगे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो शिवा ने क्या कहा? क्या बताया उसने? शिवा ने बताया कि रेखा की आत्मा अधूरी है। अधूरी? मतलब वही दुल्हन बनने की इच्छा। हाँ, क्योंकि उसकी वो सबसे प्रबल इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए वो शांत नहीं है, वो भटक रही है। और जब तक ये अधूरापन नहीं मिटेगा वो बदला लेती रहेगी, दूहों को मारती रहेगी। तो इसका समाधान क्या था? समाधान काफी अनोखा था। शिवा ने कहा कि रेखा की आत्मा की शांति के लिए उसकी शादी करवानी होगी। शादी? आत्मा की? किससे? सबसे ताजी मृत आत्मा से, यानी अर्जुन की आत्मा से। क्या? अर्जुन की आत्मा से? इसे क्या कहते हैं? इसे प्रेत विवाह कहा गया। स्रोत के अनुसार ये एक तरह का अनुष्ठान है जिसमें दो मृत आत्माओं का विवाह करवाया जाता है। प्रेत विवाह? ये तो बहुत ही अजीब है। क्या ये सच में काम करता है? स्रोत इसे श्राप को खत्म करने के एकमात्र तरीके के रूप में प्रस्तुत करता है। लोक कथाओं और कुछ मान्यताओं में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो फिर ये अनुष्ठान हुआ? हाँ, उसी रात गांव के बाहर घाट पर, तालाब के किनारे। कैसे हुआ? क्या किया गया? आधी रात का समय था। तालाब किनारे 21 दिए जलाए गए, एक अग्निकुंड सजाया गया। शिवा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। माहौल तो बहुत डरावना हो गया होगा। जाहिर है। स्रोत बताता है कि हवा तेज हो गई, दिए बुझने लगे और फिर रेखा की आत्मा प्रकट हुई। उसी लाल जोड़े में? हाँ, लाल जोड़े में, आंखों से खून बह रहा था, बाल बिखरे हुए। वो फुसफुसाई, मुझे मंडप में अकेला छोड़ दिया, अब कोई दूल्हा नहीं बनेगा। उसका गुस्सा अभी भी था। बिल्कुल। लेकिन शिवा डरा नहीं। उसने और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़े और अर्जुन की आत्मा को बुलाया। अर्जुन की आत्मा भी आई। हाँ,
सफेद कपड़ों में, शांत चेहरे के साथ। फिर क्या हुआ? रेखा ने क्या किया? रेखा उसे देखकर पहले तो जोर से चीखी, फिर वो रोने लगी। रोने लगी? हाँ, शायद उसके गुस्से के नीचे जो दुख दबा था वो बाहर आ गया। फिर तांत्रिक ने वो विशेष प्रेत विवाह की विधि करवाई। दोनों आत्माओं ने अग्नि के साथ फेरे लिए। आत्माओं ने फेरे लिए? ये सब बहुत अविश्वसनीय लगता है तो लेकिन कहानी इसी तरह बताई गई है। ये दृश्य अलौकिक तो है ही, पर कहीं ना कहीं भावनात्मक भी लगता है। और सातवें फेरे के बाद? सातवें फेरे के बाद सब शांत हो गया। हवा रुक गई, दिए फिर से जलने लगे। और रेखा ने रिया की तरफ देखा, चौधरी हरिनाथ की बेटी, और कहा, अब कोई दुल्हन नहीं मरेगा। उसने ये कहा? हाँ, और फिर धीरे धीरे रेखा और अर्जुन दोनों की आत्माएं उस अग्निकुंड में समा गईं, विलीन हो गईं। तो श्राप टूट गया? हाँ, कहानी का समाधान यही था। एक त्रासदी का अंत एक तरह से दूसरी त्रासदी से जुड़कर हुआ, लेकिन गांव को शांति मिल गई। उसके बाद क्या हुआ गांव में? स्रोत के अनुसार उस रात के बाद कनकपुर में फिर कभी कोई ऐसी रहस्यमयी मौत नहीं हुई। रेखा की आत्मा शांत हो गई। हाँ, और गांव में शादियां फिर से होने लगी। डर खत्म हो गया। तो ये थी कनकपुर गांव की कहानी। एक टूटे दिल से शुरू हुई, सामाजिक तिरस्कार, बदला, मौतें, और अंत में एक बहुत ही अनोखे अलौकिक अनुष्ठान से शांति मिली, जैसा कि स्केरी पंपकिन के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट में बताया गया है। जी, और अगर इस कहानी का विश्लेषण करें तो कई परतें दिखती हैं। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी बनकर नहीं रह जाती। हाँ, क्या खास बातें उभरती हैं इससे? देखिए, स्रोत ये दिखाता है कि कैसे अधूरी इच्छाएं, खासकर जब उनके साथ गहरा अन्याय जुड़ा हो, तो वो कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। रेखा की अधूरी इच्छा। हाँ, फिर ये कहानी सामाजिक दबाव और क्रूरता पर भी उंगली उठाती है। कैसे समाज का व्यवहार किसी को तोड़ सकता है, उसे नफरत और बदले की आग में झोंक सकता है। सही कहा, गांव वालों का रवैया रेखा के प्रति बहुत खराब था। बिल्कुल। और फिर है सामूहिक भय का मनोविज्ञान। कैसे एक डर पूरे समुदाय को जकड़ लेता है, उनके रोजमर्रा के जीवन को, उनके फैसलों को प्रभावित करता है। 2 साल तक शादी ना होना इसका बड़ा उदाहरण है। जी, और अंत में ये कहानी पारंपरिक मान्यताओं और रस्मों की तरफ भी इशारा करती है। कैसे मुश्किल, समझ से परे स्थितियों में समुदाय अपने विश्वासों, अपनी कथाओं, अपने अनुष्ठानों का सहारा लेते हैं हल ढूंढने के लिए, भले ही वो हल प्रेत विवाह जैसा अलौकिक क्यों ना हो। हाँ, क्योंकि शायद वो उस डर को, उस अनिश्चितता को एक नाम, एक रूप और एक समाधान देता है। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कहानी का अंत प्रेत विवाह जैसे अनुष्ठान से होता है, जो आत्मा की शांति के लिए किया गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समुदाय ऐसी घटनाओं, जिनका कोई स्पष्ट वैज्ञानिक या तार्किक कारण नहीं मिलता, उनसे उपजे सामूहिक डर और सदमे से निपटने के लिए कैसे अपनी मान्यताओं और कथाओं का सहारा लेते हैं। अच्छा सवाल है। इन कहानियों और रस्मों का असल मकसद क्या होता है? क्या सिर्फ डर भगाना, या फिर उन गहरे सामाजिक और भावनात्मक घावों पर मरहम लगाना जिन्हें शायद तर्क अकेला नहीं समझ पाता?